यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में लिखते हैं हम वैद्युत की, ठीक है। अगर छींक आने वाली है, शुरुआती जो है, एक मिनट को, देखो अब बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी है ये, इस चैप्टर में इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। एक को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर वैद्युत की। और एक बेटा हमारे पास होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट या डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में हम कहते हैं धारा वैद्युत की। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है इसे दो कैटेगरी में बांटा जाता है, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे, सारी बातें आपको बताई जाएंगी। थोड़ा सब्र करके सुनने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो ये बेटा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये जनरली हम क्लास में इसी को डिस्कस करेंगे। 10th क्लास तक जो हमें पढ़ाई जाती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये पढ़ाई जाती है 12th क्लास में, लेकिन इसके बारे में भी हम दो तीन जो फेमस चीजें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब किस इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टैटिक कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब उस पर आओ। देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या फर्क है। जैसे बेटा अगर कोई मान लो चार्ज पार्टिकल आवेशित कण है, चार्ज पार्टिकल में आप एग्जांपल ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, अभी मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब पे आऊंगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है, स्टैटिक है, स्थिर है, रेस्ट पर है, विराम अवस्था में है, तो रुका हुआ चार्ज पार्टिकल क्या क्या चीजें करेगा, उसके आसपास कैसा माहौल बनेगा, वो सारी बातें हम करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है, गति में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भाग रहे हो, तो भाग रहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या माहौल बनेगा, वो हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब याद करो 10th क्लास में टीचर ने आपको करंट ही तो पढ़ाया था कि भाई एक तार के अंदर करंट चल रही है, तो टीचर ने आपको बताया होगा कि जब किसी तार में करंट चलती है यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, तो जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भाग रहे होते हैं तो वो सारी बातें करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ी जाती हैं। और चार्ज पार्टिकल रुका हुआ हो, स्थिर हो, वो कहां पड़ी जाती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहां पर हम लिखेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट। यहां पे बेटा चार्ज जो होता है वो विराम अवस्था में होता है, आवेश विराम अवस्था में रहता है। बेटा जब मैं आवेश कर रहा हूं ना, तो आपके दिमाग में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चलना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब रुके हुए होंगे, स्टैटिक होंगे, स्थिर होंगे, विराम अवस्था में होंगे, तो क्या करेंगे, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं हम। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज होता है मोशन में। इसमें क्या था बेटा, चार्ज इन मोशन, आवेश गतिमान होता है। तो यानी कि अब पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो सारा गेम है वो इस बात का है कि कोई चार्ज पार्टिकल, कोई आवेशित कण रुका हुआ है, कि वो भाग रहा है कि गति में है। तो जब अब हमें पूरी क्लास के अंदर जो 90% हमारा सिलेबस है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है 90%, और 10% जो सिलेबस है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का है। तो यानी कि हम पूरी इस क्लास में लगभग ये बात कर रहे होंगे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, कोई आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जब वो मोशन में होगा, गति में होगा, तो उसके द्वारा क्या क्या काम किए जाएंगे वो सारे के सारे हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। यानी मैं कुल मिला के क्या डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण गति में होगा तो उसके द्वारा क्या कार्य किया जाएगा, बस ये हमें क्लास के अंदर डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, अब चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होगा, गति में होगा, वो क्या क्या करेगा वो हमें पढ़ना है।
तो पहले थोड़ा चार्ज पार्टिकल के बारे में जिक्र भी तो कर लें। अब एक चीज बताओ, जब मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि चार्ज पार्टिकल का मतलब है आवेशित कण का, मतलब दिमाग में आप समझो कि मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहा हूं। तो आपको कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां दिखते हैं? तो पहले मैं सबसे पहले इस क्लास में आपको एटम परमाणु के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है, अगर केमिस्ट्री आपने पढ़ी हो, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम एटम परमाणुओं के अंदर देखते हैं। तो आज की क्लास जो है पूरी की पूरी वो एटम परमाणु पे चलेगी। हालांकि एटम चैप्टर डीप में, डिटेल में आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। मैं क्लास में एटम चैप्टर को उतना ही डिस्कस करूंगा जितनी की हमें इलेक्ट्रिसिटी में आवश्यकता होगी। तो जो जो बातों की हमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जरूरत पड़ेगी उतना हम एटम परमाणु क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हम टॉपिक डालेंगे एटम परमाणु, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एटम परमाणु, यानी कि समझो कि हमारी जो क्लास है आज की, वो यहां से टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है एटम से। अभी तक बस मैंने केवल ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है जहां पे चार्ज पार्टिकल रुका हुआ ना हो, जहां पे चार्ज पार्टिकल मोशन में हो, ठीक है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रुका हुआ हो, ठीक। अब आते हैं बेटा एटम परमाणु पे। सर आप पीपीटी से नहीं पढ़ाना बेटा, हम पढ़ाने के पीपीटी से, अगर पढ़ा रहे हो तो तुम लिखो भी, है ना। तो एक तो ना फालतू जो है ये क्लास के अंदर, एक तो ना जब किसी बच्चे से सजेशन मांगा जाए ना, वो बच्चा सजेशन तब दे, हिंदी में पढ़ाना है, इंग्लिश में पढ़ाना है, क्या करना है क्या नहीं वो टीचर के ऊपर छोड़ दो। जब आपसे कोई सुझाव मांगा जाएगा तो सुझाव देना, आपसे कोई सुझाव नहीं मांगा जा रहा तो चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है। देखो अभी जो बेटा एटम परमाणु है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे एकदम, इसमें हम बिल्कुल खत्म लेवल से। लेकिन मैं हल्का फुल्का तो मान के चलूंगा भाई, कुछ तो आपको पता ही है। अब ये तो है नहीं कि टीचर आपको इंग्लिश पढ़ाएगा तो एबीसीडी भी पढ़ाएगा, वे मान के चलेगा ना भाई एबीसीडी तो बच्चों को पता ही है, वर्ड उसे पता होते हैं कैसे बनते हैं, फिर वो सेंटेंस बनाना सिखाएगा। तो ये भी नहीं कि बिल्कुल ही कुछ आता ही ना हो, लेकिन ये नहीं कि हम यहां से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल यहां से, पर हल्का फुल्का कुछ आइडिया हो, ये मैं मान के चलूंगा। देखो एटम परमाणु क्या है, आप सभी जानते होंगे कि दुनिया की हर चीज एटम परमाणुओं से मिलकर बनी है। लेकिन ये जो एटम है, जो परमाणु है, ये खुद किससे मिलकर बना है? आपको कहोगे सर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये बेटा तो दुनिया की हर चीज जो है एटम परमाणु से मिलकर बनी है। एटम की कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या होगी? हम बोलेंगे एटम परमाणु वो सबसे छोटी इकाई है, वो सबसे छोटी यूनिट है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी केमिकल रिएक्शन में जो सबसे छोटा पार्ट भाग लेता है वो एटम परमाणु होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास में दो हाइड्रोजन के एटम हो, दो हाइड्रोजन के परमाणु हो और एक ऑक्सीजन का एटम हो, तो मिलकर ये जल का एक मॉलिक्यूल, एक अणु बनाएंगे। तो जल का एक अणु H2O ये कैसे बनता है? जल का एक अणु बनने के लिए भी हाइड्रोजन के दो एटम चाहिए और ऑक्सीजन का एक एटम चाहिए। तो जब जल के दो परमाणु आए और ऑक्सीजन का एक परमाणु आया तो जल का एक अणु, एक मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में वो सबसे छोटी इकाई, वो सबसे छोटी यूनिट जो भाग लेती है वो एटम है। इन एटमों के मिलने से ही किसी नई चीज का निर्माण होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे एटम में, एटम की डेफिनेशन में लिखेंगे इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवाऊंगा मैं। इट इज द smallest unit, it is the smallest unit which takes part in a chemical reaction। हिंदी में लिखेंगे परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। बेटा परमाणु क्या है? वो सबसे छोटी इकाई है
जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, जैसे इसका मैंने एग्जांपल बताया कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु आए और ऑक्सीजन का 1 आया, तो जल के एक अणु, एक मोलिक्यूल का निर्माण हुआ। तो मोलिक्यूल अणुओं के अंदर परमाणु जुड़े हुए होते हैं, तो परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है, यानी अणु बड़ी चीज है और परमाणु छोटी चीज है। तो परमाणु परमाणु मिलेंगे तो किसी मोलिक्यूल अणु का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब जैसे आपको पता होगा कि नाइट्रोजन के 2 एटम आए नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन का एक अणु बना N2, या ऑक्सीजन के 2 परमाणु आए तो O2 बना, है ना। तो यानी कि ये सब बातें केमिस्ट्री की हैं। अभी हमने क्लास में केवल ये समझा कि सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, एटम। अभी बेटा जो एटम है इसका स्ट्रक्चर हमें अच्छे से समझना है। यहां देखना, एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, नाभिक। अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन पूछने शुरू करूंगा मैं, अभी ध्यान से सुनना। बेटा एक होता है न्यूक्लियस, नाभिक, और ये न्यूक्लियस जो होता है परमाणु का सबसे भारी हिस्सा होता है, हैवी पार्ट, न्यूक्लियस, नाभिक। इसके अंदर भरे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, और बाहर बेटा अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो मैंने एक बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया कि न्यूक्लियस, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। यार आज तो क्या हो गया भाई, क्लास में छींक पे छींक आ जा रही है। यह तो लग रहा मौसम बदलाव की तरफ है ना, गर्म सर्द आजकल। ऐसा लग रहा है कि जैसे आंखें भी भारी भारी सी हो रखी हैं जुकाम से की वजह से, चढ़ी चढ़ी सी। देखो अब बेटा न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, अगर कोई आपसे पूछे कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर कितना चार्ज, कितना आवेश होता है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज का बेटा मात्रक होता है कूलाम। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है। अब आप कहोगे सर जो चार्ज है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ये तो बहुत टाइम लगेगा, बार बार बोलेंगे हम। तो एक काम करते हैं, आगे से मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -e, और ये बेटा e का मतलब है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको आगे से बोलना है -e। प्रोटॉन जो है बेटा इसके ऊपर जो चार्ज है, इसके ऊपर जो आवेश है वो होता है +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम का सिंबल कैपिटल C होता है, मैं केवल सिंबल लिख रहा हूं, और इसे आप लिख सकते हैं +e। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -e, प्रोटॉन पे है +e, और बेटा जो न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल है, उदासीन, इसके ऊपर कोई चार्ज कोई आवेश नहीं है, ये न्यूट्रल है, उदासीन, इसके ऊपर चार्ज आवेश होता है 0। ठीक है, अब आज का मेरा पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में आप लोगों के कितने बच्चे सही आंसर देते हैं, कितने गलत। अब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है मैंने आपके सामने लिखा है -1e, प्रोटॉन पे कितना चार्ज है +e, न्यूट्रॉन पे तो है ही नहीं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा चार्ज आवेश किसके ऊपर होता है, तो आप किस पर टिक लगाओगे? ज्यादा चार्ज आवेश इलेक्ट्रॉन पे है कि प्रोटॉन पे है कि न्यूट्रॉन पे है? तो किस पर टिक लगा के आओगे आप? इन तीनों में ज्यादा चार्ज किसके ऊपर है? प्रभास, बजरंगी, अरे बजरंगी प्रसाद गुप्ता, बैच ले लिया बेटा तूने? कितनी पढ़ाई करेगा तू? 10 बैच में तो मैं देख चुका हूं तुझे। जो तूने इतना पढ़ रखा है पहले उसी का रिवीजन कर ले। हैं? एक ही चीज बार बार पढ़े जाएगा, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करे बस। दीपक कुमार बलिया वाले बता रहे हैं कुछ आंसर हमारे पास। पंकज सरोज का ठीक आंसर है अभी तक जो मैं कमेंट देख पा रहा हूं। मुकेश का गलत है, युग का गलत है, विशाल का गलत है, निशाल का गलत है, रुस्तम का गलत, चंदन का गलत, नीतीश कुमार का गलत। पंकज सरोज जी केवल सही आंसर दे रहे हैं अभी तक, और किसी का मुझे एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं दिखा पूरी क्लास में। प्रेम, मुंडन, राहुल सब गलत गलत। एक ये निकंज का एक सही आंसर था,
एक विजय का भी सही आंसर आना शुरू हुआ है। बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के ऊपर सेम ही तो चार्ज है, यहाँ देख तो लो, लिखा तो क्या है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और प्रोटॉन पे लिखा है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। दोनों पे सेम ही चार्ज है, जितना इलेक्ट्रॉन पे उतना ही प्रोटॉन पे सेम चार्ज है। ये माइनस प्लस बेटा मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ पे माइनस प्लस कम ज्यादा बताने के लिए नहीं है, ये माइनस प्लस ये बताता है कि चार्ज आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक को हमने पॉजिटिव कह दिया, एक को नेगेटिव कह दिया। साइंटिस्ट लोग अगर एक को एक्स कह देते, एक को वाई, तो हम एक्स वाई का यूज कर रहे होते, वो ए और बी कह देते, हम ए और बी का यूज कर रहे होते। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है उतना ही प्रोटॉन पे है, बस इनके नेचर अलग हैं। ये माइनस प्लस केवल ये बता रहा है कि दो प्रकार के हैं। जैसे चुंबक में जितना ताकतवर ये वाला सिरा होता है चुंबक का, उतना ये होता है। एक को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को साउथ पोल। इसके ये मतलब थोड़े ना कि नॉर्थ पोल कमजोर है साउथ पोल स्ट्रोंग है, या नॉर्थ पोल जो है वो स्ट्रोंग है साउथ पोल कमजोर है, दोनों की ताकत बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे सेम ही चार्ज होता है, दोनों बराबर आवेश होता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव के लिए बता रहे हैं कि चार्ज की प्रकृति दो प्रकार की है, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब ये चार्ज भी दो प्रकार के हैं, मुझे पता कैसे चला, ये मुझे सपना कहां से आया। यहां देखो, हमने क्या किया, हमने दो इलेक्ट्रॉन लिए, वो पार्टिकल लिए जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटने वाले मैंने दो पार्टिकल लिए। जब इन्हें हमने पास लेके आए तो हमने क्या देखा, ये दूर दूर भाग रहे हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। फिर हमने दो पार्टिकल वो लिए जो न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन। हमने क्या देखा, ये भी दूर दूर भाग रहे हैं। तो हमारे दिमाग में बात बैठ गई कि जब भी हम चाहे न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल लें चाहे न्यूक्लियस के बाहर वाले लें, ये तो रिपेल प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को। यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नजदीक लेके आ रहे हैं, वो भी दूर भाग रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन नजदीक लेके आ रहे हैं, वो भी दूर भाग रहे हैं। तो हमें लगा कि ये तो रिपेल प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन एक दिन हमने क्या किया, एक पार्टिकल ले लिया अंदर वाला प्रोटॉन, एक ले लिया बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या देखा, ये तो आपस में एक दूसरे को खींचने लगे, अट्रैक्ट करने लग गए। तो ऐसा हमारे दिमाग में आया कि अगर हम एक ही प्रकार के कण लें, बाहर बाहर वाले लें तो दूर फेंकेंगे, अंदर अंदर वाले लें वो भी दूर फेंकेंगे, लेकिन एक पार्टिकल अंदर वाला एक बाहर वाला तो आपस में आकर्षित करेंगे। तो यहां से हमारे दिमाग में आया कि जो अंदर वाले पार्टिकल हैं वो उनका नेचर बिल्कुल अलग है, जो बाहर चक्कर काट रहे हैं उनका अलग है। अगर एक ही प्रकृति के लें, दोनों प्रोटॉन लें या दोनों इलेक्ट्रॉन, तो रिपेल प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर विपरीत प्रकृति के लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो आकर्षित करेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि चार्ज पार्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अगर समान प्रकृति के नजदीक आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत प्रकृति के आएंगे, अपोजिट नेचर के आएंगे तो आकर्षण होगा। और अगर मैं बेटा किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पास न्यूट्रॉन को लेके आ जाऊं तो न्यूट्रॉन कुछ नहीं करेगा, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज आवेश है ही नहीं, ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा। तो यहां से लिखेंगे हम लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल यानी कि प्रतिकर्षित करना, रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हिंदी में लिखेंगे समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो वो पार्टिकल जो एक ही प्रकृति के होंगे, चाहे दोनों इलेक्ट्रॉन हो चाहे दोनों प्रोटॉन हो, रिपल्सन करेंगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है तो उनके अंदर आकर्षण होगा। तो वही बात हमने लिखी कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अरे बेटा जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है,
इनके मास द्रव्यमान भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। भाई रविकांत तुम थोड़े से मूर्ख हो क्या हैं? ये क्या मतलब थोड़ा सा क्या समस्या है तुम्हारे साथ? कह रहा है जी हिंदी में भी बताइए। कैसे कैसे मूर्ख बच्चे हैं क्लास में। हर शब्द मैंने जो यहाँ पर लिखा है वो हिंदी इंग्लिश में बराबर लिख रहा हूँ। हर चीज पूरी हिंदी इंग्लिश में बता रहा हूँ। हिंदी में लिखिए, फलाना करिए, ढिकना करिए, पढ़ना 2 पैसे का नहीं है, ज्ञान देते रहेंगे क्लास में, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये बेटा जो इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई आपसे पूछे कि इसके ऊपर मास द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। प्रोटॉन का जो बेटा मास है वो होता है 1.673 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। और इसका मास द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का होता है 1.675 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के द्रव्यमान आपके सामने लिखे हैं। मास द्रव्यमान को m से लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने किलो का है? 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलो का। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.673 गुणा 10 की पावर माइनस 27। और न्यूट्रॉन का है 1.675 गुणा 10 की पावर माइनस 27। अब इन तीनों को बड़े ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इन तीनों में सबसे भारी कौन सा है और सबसे हल्का कौन सा है। मैं देखना चाह रहा हूं कि आप लोग देख के भी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में ज्यादा मास द्रव्यमान किसका है और कम किसका है, ये देख के बताओ। पंकज सरोज, तारा चंद वर्मा जी का एक बढ़िया आंसर हमारे पास में आया। सचिंद्रा का, सागर घोष, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, अगर आप इसमें देखो ध्यान से, इनमें सबसे जो भारी है, बेटा इसमें बेटा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे हल्का तो इलेक्ट्रॉन है, 10 की पावर माइनस 31। माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है। इलेक्ट्रॉन सबसे खत्म, हल्का है एकदम, ना के बराबर वजन, तो ये तो सबसे हल्का हो गया। इन दोनों पावर माइनस 27 ही है। लेकिन यहाँ पे 1.67 लिखा है, वहां भी 1.67 लिखा है। यहाँ 7 के बाद 3 है, वहां पे 5 है। यानी कि इन सब में सबसे जो भारी है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, उसके बाद प्रोटॉन का है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। अच्छा वो बात अलग है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में ये जो प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन है बेटा, इनका मास लगभग लगभग बराबर सही है, ज्यादा खास फर्क नहीं है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास में देखो, वहां 1.67, यहाँ भी 1.67, बस यहाँ पे 3 लिखा है, वहां पे 5 लिखा है। तो कई बार पेपर में ये भी पूछ लेता है कि इन तीनों में किन दो के द्रव्यमान लगभग बराबर हैं। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के मास लगभग लगभग बराबर से हैं। लेकिन अगर ये पूछे कि तीनों सबसे ज्यादा भारी कौन है, अगर हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो न्यूट्रॉन सबसे भारी, उससे हल्का कौन है? प्रोटॉन, और उससे हल्का कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन बहुत सारे बच्चे वैल्यू रट के जाते हैं और टीचर देखो आपसे अभी भी गलत करवा देगा। चंद्रा, विशाल, उज्जवल, अभी, सचिन, देवराज, अमित हमें बड़े आंसर दे रहे हैं। अभी मैं आपसे देखो गलत गलत कराऊंगा क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों से, आपको आंसर पता है तब भी गलत हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्लोजेस्ट टू, क्लोजेस्ट की स्पेलिंग सही लिखी मैंने? क्लोजेस्ट, चलो जो भी है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ऑप्शन दूंगा अभी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग इसके बराबर होता है। ये कह रहा बेटा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 10 की पावर माइनस 30 किलोग्राम, 10 की पावर माइनस 28 किलोग्राम, 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, 10 की पावर माइनस 29 किलोग्राम।
आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्लोजेस्ट टू, LOCST आएगा ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है। ताराचंद वर्मा जी का एकदम सही आंसर आया है। अमित का महागलत हो गया है। दीपक कुमार का गलत आंसर है। निधि श्रवण गलत है इनका। बेटा देखो, जितने बच्चे इसका आंसर सी ऑप्शन बता रहे हैं उन सबका बिल्कुल गलत है। देखो, आपको मैंने जो इलेक्ट्रॉन का मास बताया है वो 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम थोड़े ना पढ़ाया है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का मास पढ़ाया है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31। तो 10 की पावर माइनस 31 तो बताया नहीं, मैंने तो ये बताया है। लेकिन वो पूछ रहा है कि लगभग किसके बराबर। तो बेटा जब लगभग पूछेगा तो मुझे एक चीज बताओ, ये 9.1 को लगभग आप 10 नहीं मान सकते क्या। ये 9.1 को आप 10 मानो, इसे बिल्कुल ही 1 मानोगे या 10 मानोगे, ज्यादा नजदीक कौन सा है। 9.1 को आप या तो आप 1 मान लो तो 10 की पावर माइनस 31 आएगा, पर 1 से ज्यादा अच्छा 10 नहीं रहेगा मानना, क्योंकि 9.1 के 10 ज्यादा नजदीक है। गुणा 10 की पावर माइनस 31, तो 10 की पावर माइनस 30 किलोग्राम ज्यादा है। सही है, तो ए ऑप्शन ठीक है इसका आंसर। ये देखो बेटा, फर्क होता है रटने में और समझने में। जो बच्चा पेपर में प्योर रट्टा मार के जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम है, वो क्या करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास पेपर में देखेगा तो 10 की पावर माइनस 31 उसने याद कर रखा है, 10 की पावर माइनस 31 पर टिक लगा देगा। लेकिन वो ये नहीं समझेगा उसने लगभग पूछा है, तो लगभग वाले केस में 9.1 को हम लगभग लगभग 10 मान सकते हैं। तो एक 10 यहां आ गया, 10 की पावर माइनस 31, तो 10 की पावर माइनस 30 बचेगा। तो देखो, ऐसा नहीं होता कि जो बच्चों का सिलेक्शन होता है और जिनका नहीं होता। कई बार नहीं कहता कि भैया बहुत पढ़ाई करता था, बच्चे सिलेक्शन नहीं हुआ, किस्मत बढ़िया नहीं है। तो उसने पढ़ के गया, उसे पता भी है कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 है, लेकिन क्या हुआ कि वो माइनस 31 पर टिकला गया। एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ की कमी है। ऐसा नहीं कि उसने पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई उसने भी की है। ठीक है, तो जो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं 10 की पावर माइनस 30 उनका ठीक है। बाकी इनमें पूछेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तो है, तो 10 की पावर माइनस 27 ही बताना कि 1.6 ही है ना, ये कोई 10 के नजदीक तो है नहीं। तो अगर यहाँ पे लगभग पूछे तो 10 की पावर माइनस 27 से ही काम चल जाएगा आपका। इसमें भी लगभग पूछेगा तो 10 की पावर माइनस 27 से ही काम चल जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे होगा 10 की पावर माइनस 30। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जाम की अप्रोच के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ। ये बेटा हमारे पास में न्यूक्लियस है, नाभिक। मैं बता रहा हूं, जितना मैं क्लास में बता रहा हूं अगर आपने उतना भी केवल तैयार कर लिया ना, बस उतना काफी है, उतने से बात बन जाएगी। अलग अलग किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि थ्योरी पढ़ रहे हो। हाँ, प्रैक्टिस करना अलग चीज है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कितनी भी कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थ्योरी वोरी अलग से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, ये बेटा हमारे पास में एक परमाणु का मैंने स्ट्रक्चर बनाया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और बाहर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। आपको ये ठीक है, अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। लेकिन सर ये बताओ कि ये जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भरे होते हैं और बाहर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, तो ये बताओ कि ये न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन भरे होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे, है ना। ये बेटा आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, मैम आपको बताएंगे केमिस्ट्री में, या जो भी सर आपको पढ़ा रहे होंगे कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि जो आपने एटम लिया है, परमाणु लिया है, वो किस तत्व का, किस एलिमेंट का लिया है। मान लो कि आपने एटम परमाणु ले लिया किसका, आपने मान लो कि हीलियम का एटम ले लिया। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, मैं भी यहाँ पे हल्का सा जिक्र कर देता हूँ। जैसे आपने बेटा एक हीलियम एटम लिया, हीलियम का परमाणु, तो याद करो अगर आपने हल्का फुल्का पढ़ाई की है, हल्की फुल्की, तो आपको पता होगा कि बेटा जो हीलियम होता है इसमें नीचे लिखा होता है 2, ऊपर लिखा होता है 4। ये आपको क्या बताता है बेटा, जो नीचे का नंबर है ना,
ये इसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, ये परमाणु क्रमांक होता है। तो जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, इसका सिंबल होता है जेड। और एटॉमिक नंबर कितना है? 2। ये बेटा जो ऊपर वाला नंबर होता है हम कहते हैं एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। केमिस्ट्री में पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी तुमने ये? और ये कितना बेटा? 4। अब देखो, अगर आपको पता करना हो कि हीलियम का जो न्यूक्लियस होगा, हीलियम का जो नाभिक होगा, उसमें कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन भरे होंगे, तो ये तरीका क्या होता है, जो बेटा ये परमाणु क्रमांक है, जो नीचे का नंबर लिखा है, ये आपको बताता है प्रोटोनों की संख्या। तो जितना परमाणु क्रमांक होगा प्रोटॉन उतने ही होंगे। तो हीलियम में प्रोटोनों की संख्या कितनी होगी? 2। अगर मैं यहाँ पे हीलियम लूं तो यहाँ 2 प्रोटॉन बनेंगे इसके न्यूक्लियस में, 2 प्रोटॉन। अच्छा, न्यूट्रॉनों का नंबर कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन का निकालते हैं बेटा इस परमाणु द्रव्यमान में से ये एटॉमिक नंबर घटा देने की, ऊपर में से नीचे वाला घटा दो, यानी A माइनस जेड, यानी ऊपर वाला जो नंबर है परमाणु द्रव्यमान में से ये 2 घटाएंगे तो यहाँ पे न्यूट्रॉन भी कितने आएंगे? 2। यहाँ पे प्रोटॉन भी 2 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं। दूसरा, जितनी प्रोटोनों की संख्या होती है उतनी होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर प्रोटॉन 2 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो ये सारी बातें आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। अगर हीलियम का एटम है तो हीलियम में कितना होगा? प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन के लिए ऊपर में से नीचे घटाएंगे 2, और यहाँ तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे अगर मैं यहाँ पे लिथियम लिख दूं, लिथियम का एटम ले लूं, नीचे लिखा होता है 3 ऊपर 7, तो प्रोटॉन कितने होंगे? नीचे का नंबर कितना है? 3। न्यूट्रॉन कितने होंगे? ऊपर में से नीचे वाला घटा दो तो कितने आएंगे? 4। प्रोटॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 3। तो ये सारी बातें केमिस्ट्री की हैं, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी, ठीक है। तो हमारे पास में इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं अभी इस बात को, अगर आप सोचो कि ये क्यों नहीं बताया आपको, इसे भी हम स्किप कर देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने उतनी एटम को हम पढ़ेंगे जितनी कि हमें इलेक्ट्रिसिटी में जरूरत पड़ेगी। तो जितना हमें इलेक्ट्रिसिटी में आवश्यकता होगी हम केवल उतने पार्ट को पकड़ेंगे, ठीक है। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं, ठीक है। बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे, ठीक। अभी मैंने जो आपको बताया, अब आते हैं प्योर अपने फिजिक्स की तरफ को, क्योंकि हम इसका जिक्र कर क्यों रहे हैं। पहली बात तो यह कि हम एटम का जिक्र कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि एटम के अंदर हमें क्या दिखा? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे तो होता ही नहीं है, ठीक है। अब हम इनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर सारा का सारा गेम ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का है, इसलिए हमें मजबूरी में जिक्र करना पड़ रहा है इनका। और इन्हीं के आधार पर हम कुछ और बातें भी डिस्कस करेंगे क्लास में, तो इसलिए मैं बिल्कुल वही पार्ट उठाऊंगा क्लास में सिलेक्टेड जिसके में इलेक्ट्रिसिटी में जरूरत होगी। अब देखो एक चीज बताओ मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपेल प्रतिकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी रिपेल प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे दिमाग में एक डाउट भर गया, वो पता क्या कि भाई मान लो कि मेरे पास में बेटा एक एटम है, परमाणु है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन भरे हुए हैं, बहुत सारे प्रोटॉन हैं, कुछ न्यूट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है, कुछ प्रोटॉन है कुछ न्यूट्रॉन है, ठीक है, और बाहर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे, ठीक। अब मेरे दिमाग में डाउट ये आया कि भाई ये बताओ कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर तो प्रोटॉन भरे हुए हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो एक चीज बताओ कि न्यूट्रॉन तो कुछ करेंगे नहीं, इनके ऊपर चार्ज नहीं है, तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन भरे हुए होते हैं ये तो आपस में एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। मान लो किसी न्यूक्लियस में 50 प्रोटॉन भरे हुए हैं या 25 प्रोटॉन भरे हुए हैं या 5 भरे हुए हैं, तो प्रोटॉन प्रोटॉन तो एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित करते हैं। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित करते हैं तो ये बताओ अगर इनके बीच में प्रतिकर्षण रिपल्सन है तो इस रिपल्सन की वजह से प्रोटोनों को तो बाहर निकल जाना चाहिए, जबकि बाहर नहीं निकलते, ये तो बड़े मजे के साथ अंदर ही बैठे रहते हैं। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बड़े आराम से क्यों बैठे रहते हैं? ये प्रतिकर्षण रिपल्सन की वजह से बाहर क्यों नहीं निकलते? ये न्यूक्लियस जो है ये स्टेबल स्थायी क्यों रहता है, जबकि अंदर जो प्रोटॉन भरे हैं उन्हें तो बाहर निकल जाना चाहिए? क्या वजह है इसकी? मैंने आपसे कहा कि न्यूक्लियस में एक पंकज सरोज का हमारे पास अच्छा आंसर आया है। हाँ, आकाश ने बढ़िया आंसर दिया। देखो सचिंद्रा का भी सही है। बेटा ये बात बिल्कुल सही है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन भरे होते हैं
वो वास्तव में एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित करते हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं, वो एक दूसरे पे धक्का मार रहे हैं, कह रहे चल इधर भाग, वो कह रहा कि तू इधर भाग, लेकिन उसके बावजूद ही पता क्यों बड़े प्यार से बैठे हुए हैं ये? मजबूरी में। मजबूरी क्या है? इस न्यूक्लियस, इस नाभिक के अंदर एक फोर्स और काम करता है। इस न्यूक्लियस में, इस नाभिक में एक बल और काम करता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। और इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे यूनिवर्स का सबसे तकड़ा, सबसे मजबूत, सबसे खतरनाक, खूंखार जो बल है वो न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल है। तो ये जो प्रोटॉन दूर दूर भागना चाहते हैं ना, ये न्यूक्लियर फोर्स कहता है कहां जा रहे हो, यहां आओ चुपचाप। वो तो खूंखार है, सुननी पड़ेगी उसकी। तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रोंग है और साथ में वो अट्रैक्टिव नेचर के भी हैं, आकर्षित कराने वाले। तो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये सारे के सारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जुड़े रहते हैं। अगर न्यूक्लियर फोर्स ना होता तो कभी एटम स्टेबल हो ही नहीं सकता था। प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करते पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और न्यूक्लियस नाम की कोई चीज होती ही ना, सारे प्रोटॉन दूर भाग जाते। प्रोटॉन कभी एक साथ टिक ही नहीं सकते थे। नाभिकीय बलों की वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहां पे लिखेंगे हम न्यूक्लियर फोर्स की 4 प्रॉपर्टी, पेपर में हमें आनी चाहिए। तो लिखेंगे न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। तो बेटा पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे न्यूक्लियर फोर्स की, ये होता है स्ट्रॉन्ग परबल। अगर आपसे कोई पूछे, एक साइड में लिख लेना कि प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। इसे हम साइड में ये भी लिख लेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति का सबसे प्रबल बल। बेटा प्रकृति का सबसे प्रबल बल पूछेगा तो याद रखना है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल है। न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। सेकंड, इनकी खास बात क्या है बेटे, अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, ये आकर्षित कराते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को, इसलिए पूरा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बंधे हुए होते हैं। तीसरी खास बात क्या है इनकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, ये कभी तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं लगेंगे, ये कभी तुम्हारे मेरे बीच में काम नहीं करेंगे। ये न्यूक्लियर फोर्स जो है केवल न्यूक्लियस नाभिक के अंदर काम करते हैं, ये बहुत छोटी सी जगह में काम करते हैं। अगर ये न्यूक्लियस का साइज में थोड़ा बड़ा कर दूं ना, इनकी हालत गंभीर हो जाएगी, हौसले पस्त, कमजोर पड़ जाएंगे ये। तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज में काम करते हैं। तो लिखेंगे शॉर्ट रेंज फोर्स, लघु परिसर बल, यानी कि कम दूरी में काम करने वाले। शॉर्ट रेंज फोर्स, लघु परिसर बल। लास्ट बेटा, जो न्यूक्लियर फोर्स हैं ये कोई भेदभाव नहीं करते, बिल्कुल सेक्युलर है ये एकदम, कोई भेदभाव नहीं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉनों पे नहीं है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी काम करते हैं, ये फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी काम करते हैं, और ये फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी काम करते हैं। दोनों पार्टिकल पे चार्ज है तो भी लगेंगे, दोनों पे चार्ज नहीं है तो भी लगेंगे, एक पे चार्ज है एक पे नहीं है तो भी लगेंगे। यदि चार्ज है या नहीं है उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। चार्ज पार्टिकल पे हो तो भी लगेंगे, नहीं है तो भी लगेंगे। लिखेंगे चार्ज इंडिपेंडेंट, ये आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, ये आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। तो बाबू अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप जो बच्चे शुरू से क्लास में बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं 8 बजे वालों की, बाद में जो आए उन पर तो मैं ध्यान भी नहीं देता, वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते रहे चाहे पूरी क्लास में। क्वेश्चन मेरा ये है, अगर आपसे कोई पूछे आज की क्लास के बाद अभी तक की कि भैया ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा आवेश है कि प्रोटॉन के ऊपर है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के ऊपर सेम चार्ज है। ये नेगेटिव पॉजिटिव बताते हैं कि इनका नेचर, प्रकृति अलग अलग है। एक क्वेश्चन मैं आपसे चाहता हूं। दूसरा मैं चाहता हूं कि न्यूक्लियर फोर्स जो है, नाभिकीय बल, ये प्रकृति के सबसे स्ट्रॉन्ग प्रबल बल हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इनसे स्ट्रॉन्ग कोई है ही नहीं, यही सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांध के रखते हैं। 2 बातें हो गई। और एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये जो फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन ये शॉर्ट रेंज है, अल्प दूरी में काम करते हैं, ये तुम्हारे मेरे बीच में काम नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब जैसे आपको पता चला कि न्यूक्लियर फोर्स जो है ये बहुत ही छोटी सी रेंज में काम करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और वो न्यूक्लियस जो है
उसका साइज अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो नाभिक है इसका साइज जो है अभी तो बहुत छोटा होगा, इसे हम किलोमीटर मीटर में तो नाप नहीं सकते, तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो न्यूक्लियस के साइज होते हैं वो किस में नापे जाते हैं, नाभिक के आकार नापने के लिए कौन सा मात्रक सही रहेगा। भाई एक चीज बताओ, अगर मुझे अपने यहां से लेके मुझे मान लो कि पटना तक की दूरी नापनी हो, तो पटना तक की दूरी में सेंटीमीटर में तो नापूंगा नहीं, बड़ा गंदा सा लगेगा, इतने करोड़ सेंटीमीटर बन गए। तो हम लंबी दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, थोड़ी छोटी सी दूरी होती है तो मीटर में नाप लेते हैं, और छोटी हो तो सेंटीमीटर में नापते हैं, और छोटी हो तो मिलीमीटर में नापते हैं, और छोटी हो तो माइक्रोमीटर में नापते हैं। लेकिन नाभिक के साइज तो बहुत ही छोटे होते हैं, इनके लिए हम किसका यूज करते हैं। एक बच्चे ने लिखा नैनोमीटर, वो गलत है बेटा। न्यूक्लियस का जो साइज है, ये बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, तिवारी जी, बजरंगी, चंद्रशेखर, ऋषि, नितिन, राम प्रसाद, नवीन, भूपेंद्र सिंह। बेटा नाभिक के जो आकार हैं ये नापे जाते हैं फर्मी में या फेम्टोमीटर, फर्मी के अंदर नापे जाते हैं। तो न्यूक्लियस के जो साइज है बहुत छोटे होते हैं, फर्मी में नापेंगे। फर्मी देखो कितना छोटा होता है भी बताऊंगा आपको मैं। न्यूक्लियस साइज, नाभिक के आकार, नाभिक का जो आकार है उसके लिए हम यूज करते हैं फर्मी का, फर्मी या फेम्टोमीटर, एक ही बात है, फर्मी या फेम्टोमीटर। बेटा एक फर्मी पता कितना छोटा है, एक फर्मी का मतलब होता है, एक फेम्टोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -15 मीटर, समझ रहे हो। यानी कि नाभिक के आकार ऐसे होंगे, किसी का कोई नाभिक होगा 2 फर्मी का, कोई 3 का, कोई 1.5 का, कोई 4 का, तो फर्मी बहुत ही छोटे नंबर है। 10 की पावर -15 समझ रहे आप कितना होगा। पॉइंट क्या लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इतना मीटर, यानी देख रहे हो लगभग लगभग 0, इतना छोटा साइज है। न्यूक्लियस के साइज बहुत ही छोटे होते हैं। एक फर्मी होता है 10 की पावर -15 मीटर के बराबर। जो बच्चे 10 की पावर -10 लिख रहे हैं उनका गलत है। अरे बेटा ये तो हो गया नाभिक का आकार। अब इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी चक्कर काट रहे होते हैं तो एटम बनेगा। तो अगर एटम का साइज पूछे कोई आपसे कि परमाणु का आकार किस में नापते हैं हम, एटम साइज, परमाणु का जो आकार है ये नापा जाता है बेटा एंगस्ट्रोम में। एंगस्ट्रोम, एंगस्ट्रोम के सिंबल होता है, एक के ऊपर 0 लगा दो, इसे हिंदी में भी एंगस्ट्रोम ही पढ़ेंगे। और एक एंगस्ट्रोम किसके बराबर होता है, 10 की पावर -10 मीटर के। एंगस्ट्रोम का साइज आएगा तो 10 की पावर -10, और एक फर्मी पूछे किसके बराबर है, 10 की पावर -15। ये बेटा बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि नाभिक के आकार किस में नापे जाते हैं, बहुत आया हुआ पेपर में ये, एसएससी का तो फेवरेट रहा है एक जमाने में। तो नाभिक के आकार फर्मी में और एटम का एंगस्ट्रोम में। बहुत सारे बच्चे एंगस्ट्रोम पर टिक लगा देते हैं हमेशा। एंगस्ट्रोम पर टिक तभी लगाना है अगर आपसे परमाणु का आकार पूछे, तो परमाणु का आकार पूछेगा तो ये आप इस पर टिक लगाएंगे, परमाणु का आकार, ठीक है। एटम का साइज एंगस्ट्रोम में, ठीक। अब हमें पता चल गया कि भाई न्यूक्लियर फोर्स जो है, नाभिकीय बल जो है उनके बारे में पता चल गया कि नाभिकीय बल स्ट्रोंग है, न्यूक्लियस के अंदर लगेंगे। न्यूक्लियस छोटे साइज का होता है, इतना छोटा होता है कि फर्मी में नापना पड़ेगा उसे हमें। पूरे एटम के साइज की बात करें तो एंगस्ट्रोम में नापेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से न्यूट्रॉन सबसे हैवी है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है, चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर सेम होता है। ये मोटा मोटी हमने कुछ बातें भी डिस्कस की। अब आते हैं धीरे धीरे और उस चीज की तरफ को जो मुझे हेल्प करेगा फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते समय। बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस नाभिक के चक्कर काट रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा कितनी होती है, ये पेपर में आया हुआ है। तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव की 0। आप किस पर टिक लगाओगे। ग्रुप डी का पेपर कब तक होगा। काश मैं रेल मंत्री होता या रेलवे बोर्ड का चेयरमैन होता तो आपको बता पाता। जब मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है तो मैं आपको कैसे बताऊं, यानी इसका मतलब मैं तुक्का ही मारूंगा। अगर कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि भाई रेलवे का पेपर तब हो जाएगा, तो तुक्का मार रहा है वो, ये तो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन हो। एक बच्चा कह रहा था जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करता है तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक में चला जाना चाहिए। नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इसके चारों तरफ भाग रहा है, घूम रहा है।
इसके पास एक स्पीड, अगर ये रुका हुआ होता तो अंदर गिर जाता है, ये भाग रहा है तो लगातार इसके चक्कर काट रहा है। ये जो चक्कर काट रहा है ना, जब मैं आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, वृत्तीय गति, या आगे चल के सैटेलाइट, अगर आपकी क्लास में जब नहीं हुआ अगर मान लो सैटेलाइट, तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि जब इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है ना, तो उसे चक्कर काटने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल चाहिए, वो प्रोटोनों के अट्रैक्शन से ही मिल रहा है इसे। तो ये बातें होंगी बाद में चल के अभी, ठीक है। अब देखो, ये बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हुए न्यूक्लियस में 12 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है इसके चारों तरफ, इसकी टोटल एनर्जी बेटा नेगेटिव होती है, ऋणात्मक। जितने बच्चे जीरो लिख रहे हैं उनका गलत है, और पॉजिटिव वालों का तो महागलत है। आप कहेंगे सर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है इसकी ऊर्जा, इसकी एनर्जी नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? अगर पूरी फिजिक्स में हम कभी आपसे कह दें कि कोई पार्टिकल है उसकी एनर्जी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये होता है कि जिसकी एनर्जी नेगेटिव बताई गई है वो पार्टिकल फ्री नहीं है, वो अपने मन से कहीं भी नहीं भाग सकता, वो बेचारा बंधा हुआ है। यानी समझो कि वो गुलाम है एक तरीके से। जैसे इलेक्ट्रॉन है लगातार ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, इस प्रोटॉन के अट्रैक्शन की वजह से इसी के चक्कर काटे जा रहा है। तो अगर कोई पार्टिकल बंधा हुआ, उसकी टोटल एनर्जी फिजिक्स में होती है नेगेटिव। जैसे सैटेलाइट उपग्रह होते हैं धरती के चक्कर काट रहे होते हैं, उनकी टोटल एनर्जी कैसी होती है? नेगेटिव। धरती सूर्य के चक्कर काट रही है, धरती की भी टोटल एनर्जी कैसी है? नेगेटिव, बंधी हुई है, बाउंडेड है। तो बाउंडेड स्टेट के लिए, बंधी हुई अवस्थाओं के लिए टोटल एनर्जी नेगेटिव। जब सैटेलाइट की टोटल एनर्जी पूछे जो धरती के चक्कर काट रहा है पेपर में, चाहे इलेक्ट्रॉन की पूछे जो न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम फॉर ए बाउंडेड स्टेट, फॉर ए बाउंडेड स्टेट टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स नेगेटिव। किसी बंधी हुई अवस्था के लिए, किसी बंधी हुई अवस्था के लिए, किसी बंधी हुई अवस्था के लिए कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। फॉर एग्जाम्पल, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन which is revolving around the nucleus is always negative. Total energy of an electron which is revolving around the nucleus is always negative. हिंदी लिखेंगे, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर मान लो बेटा जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर काट रहा है इसकी टोटल एनर्जी मान लो कि -20 जूल है नेगेटिव, और इतनी एनर्जी से बेटा बाहर से मिल जाए, मान लो कि बाहर से कुछ एनर्जी मिल गई टेम्परेचर तापमान की वजह से, बाहर से कुछ एनर्जी मिली, उसे हम कहते हैं तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, जो टेम्परेचर की वजह से मिले। अब मान लो से बाहर से कुछ उतनी एनर्जी मिल जाए, तो अब इसकी एनर्जी तो नेगेटिव रहेगी नहीं। मान लो इसकी एनर्जी थी -20 जूल, और बल्कि आपने से 25 जूल दे दी, तो -20 जूल थी, आपने दे दी 25 जूल, तो +5 बची। अब तो इसकी एनर्जी होगी पॉजिटिव, अब ये बाहर निकल के आ जाएगा, अब ये बंधा हुआ नहीं रहेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाएगा, अब ये न्यूक्लियस से चक्कर नहीं काटेगा, अब ये बाहर निकल जाएगा परमाणु से। अब इसका मन जहां करेगा पूरे पदार्थ में वहां भागेगा। अब ये कहेगा भाई साहब अब मैं हो गया हूं फ्री, अब मेरा 15 अगस्त आ गया है। तो किसी इलेक्ट्रॉन का 15 अगस्त कब आता है?
किसी इलेक्ट्रॉन का 15 अगस्त तब आएगा जब वो न्यूक्लियस का चक्कर जब काट रहा था, जितनी उसके पास नेगेटिव एनर्जी थी, अगर उतनी एनर्जी उसे बाहर से मिल जाए तो उसकी एनर्जी अब नेगेटिव नहीं रहेगी, वो तुरंत बाहर निकल के आ जाएगा। अगर मान लो कि उसकी एनर्जी थी -20 जूल, उसे मिल गई 50 जूल, तो -20 गई +30 आ गई तो बाहर निकल के बहुत तेजी से भागेगा। तो मान लो कि उसे मिली 21 जूल, तो -20 तो थी, 1 ही जूल बची पॉजिटिव, तो हल्का फुल्की स्पीड से बाहर भागेगा। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, अगर उसे फ्री होना है, मुक्त होना है, इंडिपेंडेंट होना है, अपना स्वतंत्रता दिवस बनाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस जितनी एनर्जी जब चक्कर काट रहा था, जितनी उसकी नेगेटिव एनर्जी थी, अगर उतनी उसे एनर्जी बाहर से मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो क्या लगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। बेटा ये फ्री इलेक्ट्रॉन के चक्कर में मुझे इतनी कहानी सुनानी पड़ी पिछले 50 मिनट से आपको। पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही है जिसके ऊपर चैप्टर घूमेगा। जब मैं आपसे कहूंगा कि एक तार में करंट चल रही है, तो मैं आपको बताऊंगा तार में करंट चलने का मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन भागेंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, जो बाहर निकल चुका है एटम से, जो न्यूक्लियस के चक्कर नहीं काट रहा है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने से करंट बनती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अगर -20 जूल ही मिलेगी एग्जैक्ट तो भी बाहर आ जाएगा वो, पर वो काइनेटिक एनर्जी उतनी नहीं होगी, उतना स्पीड से उधर नहीं भागेगा, पर वो बाहर जरूर निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन which is not bound, electron which is not bound with atom is called free electron। वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बंधा हुआ, नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बेटा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन है जो परमाणु से बंधा हुआ नहीं है। पता क्या करेगा, जैसे मान लो बेटा कोई पदार्थ है, ये आपको पता है कि दुनिया की हर चीज एटम से मिलकर बनी है, परमाणुओं से। तो ये जो पदार्थ है ये एटम से मिलकर बना है। इन बेटा एटम के बीच में ना गैप होता है, बहुत हल्का सा गैप होता है, मैंने यहाँ ज्यादा दिखाया समझाने के लिए। तो दुनिया की हर चीज एटम से मिलकर बनी होती है और एटम के बीच में स्पेसिंग होती है, गैप रहता है। अभी बेटा जो एटम है इसके अंदर होगा न्यूक्लियस, नाभिक। ये जो हरे कलर का बना रहा हूं मैं, ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे हुए हैं। ये हरे कलर का है नाभिक। अब बेटा आप एक बात समझना सही बच्चे ध्यान से। अब ये पहले वाले को देखो, ये हरे कलर का न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। तो बेटा सबसे बाहर वाली कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि इसमें से वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया ना, अब इसके मजे आगे, ये पूरे पदार्थ में जो ये एटमों के बीच में गैप है ना, इस गैप से कहीं भी भाग सकता है। कि बार भाग तो टक्कर भी मारेगा इन पे, टक्कर मार के इधर आएगा, फिर मान लो गैप से निकल गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, टक्कर मार के फिर इधर चला गया, फिर इधर टक्कर लगी, फिर इधर चला गया, इधर चला गया। ये पूरे पदार्थ में कहीं भी घूम सकता है जहां भी इसका मन करेगा, पूरे पदार्थ के अंदर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो इस हरे से न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर ना काट के, अगर वो एटम से एक बार बाहर निकल गया, अब पूरे पदार्थ के लिए फ्री हो गया है, कहीं भी भाग सकता है। मान लो कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन इस वाले यहां से भी बाहर निकल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन भी जहां भी इसका मन करेगा ये भी भागेगा, पूरे पदार्थ में टक्कर वक्कर मारते हुए भाग रहा होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम से नहीं बंधे हुए होते हैं, जो न्यूक्लियस के चक्कर नहीं काट रहे होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल गया, ये इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं थी, तो हम ऐसे समझ जाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो बंधा हुआ नहीं है, जो बाहर निकलेगा वही तो फ्री कहलाएगा। ये आपने क्यों बताया, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम 3 बातें क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंडक्टर सूचालक, तो लिखेंगे कंडक्टर्स सूचालक। आप कहेंगे सर हम इतने भी मूर्ख नहीं है कि हमें कंडक्टर ना पता हो। कंडक्टर वो होता है जो टिकट काटता है? अरे भैया उस वाले कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हम। आप कहोगे सर फिर उतने भी मूर्ख नहीं है कि हमें पता है बचपन से कंडक्टर सूचालक वो पदार्थ होते हैं जिनसे करंट पास करती है, जैसे कि मेटल, कॉपर का तार हो गया, एल्युमिनियम का हो गया, इनसे करंट पास करती है। तो अब लेकिन पेपर में ऐसा नहीं पूछेगा वो कि जिससे करंट पास करे वो कंडक्टर नहीं। अच्छा करंट कैसे बनती है हम पढ़ेंगे आगे चल के। करंट बनती है इलेक्ट्रॉनों के भागने से।
इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन भागते हैं? जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके भागने से करंट बनती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने से बनती है करंट, तो फ्री इलेक्ट्रॉन तब भागेंगे जब होंगे, तभी तो भागेंगे। तो कंडक्टर मेरे लिए वो पदार्थ हैं जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हों, अरबों खरबों की मात्रा में। मान लो इस एटम से भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इससे भी एक बाहर आ गया, इससे भी एक आ गया, किसी से 2 बाहर आ गया, किसी से 1 बाहर आ गया। अगर किसी पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही सारे हों, अरबों खरबों की मात्रा में हों, तो वो हमारा कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे फ्री में लिखेंगे दे कंटेन बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है, अरबों खरबों में। इसके बेटा एग्जांपल लिखेंगे कंडक्टर के, ऑल मेटल, सभी धातुएं। देखो जितनी भी धातुएं हैं, ऑल मेटल सभी धातुएं, वो कंडक्टर में जाएंगी, सभी धातुएं। इसके अलावा लिखेंगे यहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर। बेटा हमारा जो शरीर है इससे भी तो करंट पास करती है, तो हमारा शरीर भी कंडक्टर के एग्जांपल में आएगा। नॉर्मल वाटर, सादा जल, जो हमारे घर में पानी होता है नॉर्मल वाटर, इससे करंट पास करती है ना। घर वाले मना करते हैं भाई हाथ पैर गीले हैं दूर हो जाओ, तो नॉर्मल वाटर, सादा जल। तो ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर, सादा जल, ऑल मेटल सभी प्रकार के धातुएं एक कंडक्टर का एग्जाम्पल हैं। अब इसमें भी कुछ बातें पेपर में आपसे पूछता है वो, जैसे बेटा जो मेटल होती हैं वो सुचालक होती है, करंट पास करती हैं, लेकिन बेस्ट कंडक्टर सबसे अच्छा कौन होता है? बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक, बेस्ट कंडक्टर बताओ कौन सा होता है? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, कॉपर, एल्युमिनियम। अगर ऐसे एग्जांपल मिले तो आप किस पर टिक लगाओगे? भूपेंद्र सिंह ने पहले आंसर दे दिया हमें। देखो बेटा बेस्ट कंडक्टर में जो आता है वो आता है सिल्वर, चांदी। सिल्वर के बाद नंबर आता है कॉपर का, तांबे का। तो बेस्ट सिल्वर है, हालांकि कॉपर भी लगभग लगभग वैसे ही है। ये बच्चा कह रहा है कि सीजल का क्या एग्जाम फेयर होगा कि नहीं? एग्जाम फेयर ही होता है, किसने कहा कि फेयर नहीं होता है? एग्जाम में दिक्कत ये है कि वो फेयर तो हो रहा है, लेकिन समस्या क्या है कि वो फेयर इसलिए नहीं कह सकते उसे क्योंकि आपका माउस ही नहीं चल रहा है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही कुछ नहीं आ रहा है, ये समस्या है। अब आप 1 घंटे का पेपर में आधे घंटे केवल माउस को और कंप्यूटर की स्क्रीन को ही देखते रहोगे, वो गड़बड़ है। तो मैनेजमेंट सही नहीं है, उनका सिस्टम सही नहीं है, वो अगर सुधार ले तो बढ़िया है। बाकी इतना हो हल्ला हो रहा है तो कुछ तो बात ऊपर तक पहुंचती है, ऐसा तो नहीं है एक बार वो दिखाया ना जाए भले ही। अब देखते हैं क्या निकल तक क्या आता है ना। बाकी किस दिन मन होगा टाइम पास करने का बताएंगे आपको क्लास में। अच्छा एक बेटा क्वेश्चन आता है कि मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सा होता है? वो मेटल जिसे आप पीट पीट के बहुत ही पतला कर सकते हैं, मोस्ट मेलेबल, अघात वर्धनीय धातु। मेलेबल यानी कि पीट पीट के बहुत ही पतला कर दो। तो बेटा गोल्ड है, सोना। देखो लोहे को आप पीट पीट के पतला नहीं कर सकते, लोहे को आप पीट के पतला करोगे ना तो जैसे लोहे को आप पीटो हथौड़े से तो फटना शुरू कर देगा, बीच में दरार आ जाएंगी उसमें। मेलेबल यानी कि अघात वर्धनीय, जिसे पीट पीट के हम पतला कर सकें। ठीक है, थर्ड लिखेंगे मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे अधिक तन्यता वाला धातु। तो मोस्ट डक्टाइल भी होता है गोल्ड। डक्टाइल का होता है जैसे आप खींच के बहुत ही लंबे और पतले तार बना सकें, तो गोल्ड को आप खींच के उसके बहुत ही लंबे पतले तार बना सकते हैं, लोहे को नहीं खींच सकते, टूटना शुरू कर देगा। तो मोस्ट मेलेबल पूछे कि जिसे पीट पीट के पतली थिन शीट, पतली चादरें बनाई जा सके सोने की, खींच के लंबे पतले तार बनाए जा सके सोने के, लेकिन जिससे अच्छे से करंट पास करती है, बेस्ट कौन होता है? सिल्वर। ठीक है, एक बेटा क्वेश्चन आता है में कि हमारे पास जितने भी मेटल हैं घर में, चाहे वो सोना हो, आपकी मम्मी के पास चांदी हो, स्टील के बर्तन हो, लोहे के बर्तन हो, ये सब के सब सॉलिड होते हैं, ठोस। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड फॉर्म में होता है? कौन सा मेटल कमरे के तापमान पर ही लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? तो आप सबको पता है कि एक तो मरकरी बड़ा बेस्ट एग्जांपल है। मरकरी जो होता है पारा कमरे के तापमान पर ही लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर मरकरी आपको ऑप्शन में ना मिले तो मरकरी, सीजियम, गैलियम, ये ऐसे मेटल हैं
जो रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड फॉर्म में मिल सकते हैं। तो मरकरी नहीं मिलेगा तो फिर आप सीजियम पे जाओगे, सीजियम भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर गैलियम पे जाओगे। तो लिखेंगे मरकरी, मरकरी, सीजियम एंड गैलियम are the metals, are the metals which are found, which are found in liquid form at room टेम्परेचर। बेस्ट एग्जांपल मरकरी है, हिंदी में लिखेंगे पारा, मरकरी को हिंदी में बोलते हैं पारा। पारा, सीजियम और गैलियम, पारा, सीजियम और गैलियम, पारा, सीजियम और गैलियम वह धातुएं हैं जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं। पारा, सीजियम और गैलियम वह धातुएं हैं जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं। पारा, सीजियम और गैलियम वह धातुएं हैं जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये बेटा जो मरकरी, सीजियम और गैलियम है, इनके मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक आपको पता होने चाहिए। ये हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एसएससी के असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के एग्जाम में पूछ लिए थे उन्होंने। अच्छा, मरकरी का तो पता ही होगा, इसका जो गलनांक है वो तो -38.8 ही लिख लो, चलो ज़्यादा डिटेल में, -38.8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मरकरी जो है वो -38 से ऊपर ही लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, -38 से ऊपर ही। यानी कमरे का तापमान -20 है तो भी लिक्विड फॉर्म में है, 5 है तो भी लिक्विड फॉर्म में है। ये सीजियम गैलियम जो है, इनके साथ थोड़ा सा क्या है, सीजियम जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है 28.4 डिग्री के आसपास, यानी कि अगर कमरे का तापमान 28 डिग्री से ऊपर होगा तभी लिक्विड फॉर्म में बदलेगा, 10-12 होगा तो नहीं। फिर अगर 10-12 है तो फिर आपको थोड़ा गर्मी देनी पड़ेगी हाथ से। और ये जो गैलियम है इसका होता है 29.7 डिग्री के आसपास। तो बेस्ट एग्जांपल मरकरी है, -38 से ऊपर ही पिघल जाएगा। ये सीजियम 28.4 से ऊपर मेल्ट होगा, ये गैलियम 29.7 से ऊपर मेल्ट होगा। ठीक है, तो या चाहो तो एक काम ऐसा कर सकते हो, और थोड़ा सा आसान करने के लिए इसका -39 लिख लो, से लगभग -39 है ना। जो भी ऑप्शन -39 के आसपास होगा मरकरी के लिए टिक लगा देना, सीजियम में 28, 28.5 के आसपास वाले पर टिक लगा देना, और इसमें 29.7 डिग्री। लेकिन जब ये असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर में आया था ना बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पूछी थी उसने, तो आप ये याद रखना 28.4, 29.7 और ये -39। ठीक है, तो मरकरी, सीजियम और गैलियम वह धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती हैं। अच्छा बेटा, ये हरियाणा वालों ने गेम खेल दिया, ये सब बच्चों को रटा पड़ा है कि मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। उन्होंने कहा कि वो कौन सा नॉन मेटल अधातु है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो अगर पेपर में मेटल पूछेगा तो मरकरी, सीजियम, गैलियम, उसे मरकरी बेस्ट एग्जांपल है। अगर वो मेटल ना पूछ के नॉन मेटल अधातु पूछेगा तो लिखेंगे ब्रोमीन। तो लिखेंगे ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल, ब्रोमीन is a non-metal which is found in liquid form at room temperature। ब्रोमीन वह अधातु है, ब्रोमीन वह अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में
तरल अवस्था में पाई जाती है। ये बेटा जो ब्रोमीन है ये -7.2 डिग्री से ऊपर पिघल जाती है, -7.2 से। तो मरकरी जो है ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है, नॉन मेटल। ठीक, तो ब्रोमीन वह अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, और पारा, सीजम और गैलियम वह है धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती हैं। बेटा अभी हमने क्या पढ़ा था कि कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर अरबों खरबों में फ्री इलेक्ट्रॉन हो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा हो। ठीक है, अब लिखेंगे हम इंसुलेटर कुचालक। इंसुलेटर कुचालक, बेटा कुचालक तो आपको पता बचपन से वो है जिसे करंट पास न करे, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, है ना, ये कुचालक है। तो जो इंसुलेटर हैं, जो कुचालक हैं, इनसे करंट पास क्यों नहीं करती? करंट बनती है फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने से, इनसे इसलिए करंट पास नहीं करते क्योंकि कुचालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर काटते रहते हैं, यहाँ पे एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता घूमने के लिए। तो लिखेंगे इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अरबों खरबों की मात्रा में होती है, सॉरी शून्य होती है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। दे कंटेन नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। बेटा जो कुचालक है इंसुलेटर, इसका एग्जांपल आप लिखेंगे ड्राई वुड, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, डायमंड यानी कि हीरा। इतना हिंदी तो आती होगी ना हिंदी वालों को कि ड्राई वुड यानी कि सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, डायमंड। एक बेटा लिखेंगे प्योर वाटर, देखो पानी बिल्कुल ही प्योर हो, बिल्कुल अपनी शुद्धतम फॉर्म में, उसके अंदर किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी, किसी प्रकार की इम्प्योरिटी कुछ भी ना हो। अगर बिल्कुल भी कोई अशुद्धि नहीं है, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, बिल्कुल प्योर वाटर है, तो बेटा कुचालक में जाएगा। तो प्योर वाटर जो होता है, शुद्ध जल जो होता है जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो, वो कुचालक होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, करंट बनती है बेटा चार्ज पार्टिकल के, चार्ज के आवेश के भागने से। करंट तो चार्ज के भागने से बनती है। अब वो मेटल में चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने से करंट बनती है। अब पानी में करंट कैसे बनती है? जैसे मान लो पानी का सिंबल आपको पता है H2 होता है। अगर मान लो जब हम करंट पास करते हैं ना, तो ये H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है, तो ये आयन में टूट जाता है। तो करंट खाली इलेक्ट्रॉन के भागने से नहीं बनती, आयन, आयन के ऊपर भी तो चार्ज है, आवेश है, उनके भागने से बनती है। लेकिन अगर पानी बिल्कुल ही प्योरेस्ट फॉर्म में हो तो H प्लस और OH माइनस आयन में टूट ही नहीं पाता, इसलिए करंट पास नहीं करती। सिंपल जो वाटर होता है वो सिंपली बहुत ही आराम से हल्की सी भी करंट पास करेगी तो H प्लस OH माइनस में टूट जाता है, ये नहीं टूट पाता। तो प्योर वाटर का मतलब होता है बिल्कुल प्योर वाटर जिसके अंदर कोई अशुद्धि ना हो, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर, ये लैब में बनाया जाता है डिस्टिल्ड वाटर, आशुद्ध जल कहते हैं। ये घर में जो आरो के पानी है, पानी की बोतल, ये नहीं, इनमें तो मिनरल मिले होते हैं, कुछ ना कुछ मिला होता है, आशुद्ध जल। तो इस प्योरेस्ट वाटर जो है वो बिल्कुल जो शुद्ध वाटर है जिसके अंदर कोई अशुद्धि नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, वो कुचालक में जाएगा। थर्ड लिखेंगे आज का लास्ट, इन सेमीकंडक्टर अर्धचालक। सेमीकंडक्टर अर्धचालक, बेटा जो सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की कड़ी है। भाई इंसुलेटर कुचालक में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, जीरो, और यहाँ पे कैसे होते हैं, अरबों खरबों की मात्रा में। तो सेमीकंडक्टर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते पर बहुत ही थोड़ी बहुत मात्रा में, थोड़ी बहुत। जैसे कि मान लो कि कोई पदार्थ है कोई, और उसमें करोड़ों एटम में से किसी एक एटम ने फ्री इलेक्ट्रॉन दिया, फिर अगले करोड़ों एटम में से किसी एक ने फ्री इलेक्ट्रॉन दिया। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे पर बहुत ही कम, हर एक एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा मेटल की तरह, होंगे पर गिने चुने मात्रा में होंगे। तो यहां पे लिखेंगे दे कंटेन वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन, दे कंटेन वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम मात्रा में होती है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम मात्रा में होती है। इसके फेमस एग्जांपल लिखेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम। अभी प्रधानमंत्री ने बोला है ना कि हम भारत अपना खुद का सेमीकंडक्टर चिप बना लेगा इस साल के एंड तक।
इस समय दुनिया में आप की वैल्यू कितनी है, वो एक जमाने में जैसे आपने सुना होगा तेल किसके पास है, उनकी बड़ी वैल्यू बनी, पैसा कमाया बढ़िया। अब किसके पास सेमीकंडक्टर है, उसकी। तो भारत जो है अपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाने की तरफ जा रहा है। और इनका तो पता आपको, चिप जो है हर जगह यूज होते हैं, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, मिसाइलें हो, जहाज हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उन सब में चिप का यूज किया जाता है। तो भारत अपना खुद का चिप इस साल के एंड तक डेवलप कर लेगा। दुनिया में सबसे जो नैनो चिप है, सबसे छोटी मात्रा की जो चिप हैं, वो सब ताइवान में बनाई जाती है ज़्यादातर। ताइवान बहुत बड़ा हब है इसका। अब भारत जो स्टार्ट करेगा, हो सकता है कि शुरुआत में उतनी छोटी ना बनाए, तो धीरे धीरे शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, इस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में होते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम इसका फेमस एग्जांपल है। अब देखो, आप सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लायक हो चुके हैं। अब कल जैसे मैं क्लास में आपको बोलूंगा इलेक्ट्रिसिटी में कि भाई मैंने एक मेटल का तार लिया, कॉपर का, आप समझ जाओगे मेटल का तार है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। मैं कहूंगा सेमीकंडक्टर है अर्धचालक, आप समझ जाओगे फ्री इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में होंगे। मैं कहूंगा कि मैंने रबड़ के ग्लव्स पहन लिए, तो आप समझ जाओगे कुचालक है, इससे करंट पास नहीं करेगी, सर को करंट नहीं लगेगा। अब तो यानी कि जब हम अब पढ़ रहे होंगे तो अब हमें एक मोटा मोटा आइडिया होगा। मैं चाहता तो चैप्टर को नहीं भी पढ़ाता, मैं बोल देता भाई आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, और सीधे में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते। पर हो सकता है कि आपके बैच में अभी ना हुआ हो एटम, तो फिर आप दिक्कत में आ जाते हैं। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि आज की क्लास में क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। एक बता हाँ होना चाहिए हमें कि किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज हम फर्मी में नापते हैं, और एक फर्मी जो होता है वो 10 की पावर -15 मीटर के बराबर है। ठीक है। इसके अलावा में हमें आज की क्लास में पता होना चाहिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियर फोर्स नाभिकीय बल है, उसी की वजह से सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन जुड़े हुए होते हैं। एक हमें पता होना चाहिए कि अगर पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो कंडक्टर कहलाएगा, सुचालक कहलाएगा। बेस्ट कंडक्टर में सिल्वर चांदी है, उसके बाद कॉपर का नंबर आता है। अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इंसुलेटर कुचालक कहलाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन है पर बहुत ही कम मात्रा में तो सेमीकंडक्टर अर्धचालक कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो छोटी मोटी बातें आपको और बताई कि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज में काम करते हैं, ये वो ऐसे वैसे, वो बात भी आप याद रख सकते हैं। तो आज के लिए हम जो है यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना शुरू करा देंगे आपको। ठीक है। और हम इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादातर पार्ट क्या पढ़ेंगे, जहाँ पे हमारा चार्ज यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा। और इलेक्ट्रॉन मोशन में कौन सा वाला होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी पदार्थ के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने से करंट बनती है, तो 90% हम ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। कल आते हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो आज आपको पढ़ाया गया उसके आधार पे, और फिर कल हम रंगारंग कार्यक्रम आगे शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।